नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 1 से पाठ संख्या 4, विदाई संभाषण। लॉर्ड कर्जन की वापसी पर लेखक द्वारा लिखा गया यह लेख, जिसका एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन की वापसी होती है और उस विदाई के समय को लेखक करुणोत्पादक बताते हैं। साथ ही कर्जन की नीतियों ने किस प्रकार भारतीयों को परेशान किया और किस प्रकार अपने ही घमंड की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा और लौटते वक्त वह भारत भूमि के प्रति कृतज्ञता भी प्रदर्शित न कर पाए। आगे बात करते हैं पृष्ठ संख्या 48 से। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि आप बड़े धीर एवं गंभीर प्रसिद्ध थे, लोग आपको उस प्रकार से जानते थे, किंतु काउंसिल की कन्वोकेशन में आपने जो वक्तृत्व दिया वह आपकी उस धीरता और गंभीरता का दिवाला निकालने के लिए काफी था। किंतु यह तो इस देश में हुआ, इस देश की प्रजा ने देखा, परंतु उस देश में जहां से आप आए थे, विलायत में, वहां भी आपने बार बार इस्तीफा देने की धमकी दी, तो वहां के लोगों को भी पता लग गया कि जड़ें हिल गई हैं। जहां विलायत में मुख्य शासक बैठे हुए हैं, उन्हें पता चल गया कि कर्जन अब ब्रिटिश हित नहीं देख पाएंगे, अब लगता है उनका प्रभाव कम हो गया है, और इसी वजह अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा। आपका प्रभाव नष्ट हो गया, आपकी जीत खत्म हो गई। यहाँ जहां आपका इतना बड़ा मान सम्मान होता था, बड़े बड़े राजा महाराजा आपके इशारे से काम कर लिया करते थे, आपकी बात मानते थे, आपके एक इशारे से प्रलय होती थी। जिसने आपकी बात नहीं मानी वे नष्ट हो गए। आपने बहुत से राजों को काठ के खिलौने बना दिए और बहुत से मिट्टी काठ के खिलौने थे जिनको आपने बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिए। यानी कि योग्यता वाले थे किंतु आपकी बात नहीं मानते थे, तो आपने उनको नष्ट कर दिया। और जो योग्यता विहीन थे किंतु आपकी बात मानते थे, उन्हें आपने बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिया। आपके इशारे पर देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरी चली। यहाँ आरी चलना मतलब बंगाल के विभाजन की बात है। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे। ऐसे शक्तिशाली, इतने मनमाने आदेश करने वाले, मनमाने कानून बनाने वाले लॉर्ड कर्जन को आज उनका हाल यह हुआ है कि एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके और इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा, और वह भी मंजूर हो गया। यानी कि उनका रखवाया गया एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिल गया। इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि यहाँ तो इस देश में तो उन्होंने बहुत मनमानी की, परंतु अपने देश के शासकों को न मना सके। आपका इस प्रकार इतनी ऊंचाई से गिरना यहाँ के लोगों को दुखी कर रहा है। यानी आप नीचे तो गिरे किंतु पड़े भी रहे, यानी पद तो छूट गया किंतु फिर भी दूसरे के आने तक भार वहन करना पड़ा। इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और वह मंजूर भी हो गया, किंतु जब तक दूसरे वाइसरॉय को यहाँ भेजा न जाए तब तक उनको उस पद का भार वहन करना पड़ा। लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि एक छोटे से क्लर्क को भी नौकरी छोड़ने का नोटिस मिले तो वह बड़ी घृणा से वक्त काटता है, तो आपको तो इतने ऊंचे पद से फेंक दिया गया था, उतार दिया गया था, आपको कैसी घृणा आती होगी आप ही जान सकते हैं, यहाँ के लोग नहीं जान सकते। किंतु पतन के बाद भी इतनी उलझन में पड़े रहते तो उन्होंने आपको ही देखा है। यानी कि इस्तीफा देने वाला व्यक्ति फिर एक पल भी वहां ठहरता
नहीं है, किंतु आपको तो इस्तीफा देने के बाद भी, आपके पास सत्ता और शक्ति न होने के बाद भी आपको वहां रहना पड़ा। यह बड़े दुख की बात है। आगे पृष्ठ संख्या 49। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि आप किस काम के लिए यहाँ आए थे। अपने कार्य को तो देखें कि आपने यहाँ आकर किया क्या, क्या करने आए थे और क्या कर चले। क्योंकि शासक का प्रजा के प्रति कुछ न कुछ तो कर्तव्य होता ही है, यह तो आप मानते ही होंगे। किंतु क्या आपने इस देश की प्रजा के साथ उस कर्तव्य का पालन किया? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की न सुनना यही शासन है? प्रजा की बात कभी न सुनना, उनको दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध जिद से काम करना, क्या इसे शासन कहते हैं आप? अरे एक काम तो बताइए कि आपने अपनी जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। अरे कैसर और जार भी घेरने घोटने पर प्रजा की बात सुन लेते थे, आपने तो वैसा भी नहीं किया। दोस्तों, ये दो शब्द खास ध्यान देने चाहिए, कैसर और जार। तो रोमन तानाशाह जूलियस सीजर हो गया, उसके नाम से दोनों शब्द बने हैं। जो तानाशाह जर्मन शासक के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिनको। दूसरा शब्द जो है जार, वह भी जूलियस सीजर के शब्द से ही बना है, लेकिन रूस के तानाशाह शासकों के लिए इसका प्रयोग होता रहा है। मतलब कि ये दोनों शब्द कैसर और जार तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग में लाए गए शब्द हैं, और इसके माध्यम से लेखक बताना यह चाहते हैं कि ऐसे तानाशाह भी जब उनको घेर लिया जाता था और वे दबाव में होते थे तो लोगों की बात मान लेते थे, लेकिन आपने तो लोगों की बात कभी भी नहीं सुनी। आगे लेखक और एक तानाशाह की बात करते हैं, नादिर शाह की। कहते हैं कि नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तब आसिफ जाह ने तलवार गले में डालकर प्रार्थना की, तो नादिर शाह ने कत्लेआम को रोक दिया। पर आप तो नादिर शाह जो ईरान के शाह थे, दिल्ली में कत्लेआम करने पर जब आसिफ जाह ने तलवार अपने गले में डालकर प्रार्थना की तो नादिर शाह ने भी कत्लेआम को रोक दिया था। इन उदाहरणों के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े तानाशाहों ने भी कभी कभी कहीं कहीं तो लोगों की बात सुनी थी, किंतु आपने तो कहीं भी लोगों की बात सुनने का प्रयास नहीं किया। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर बंगाल के हिस्से न करने की प्रार्थना करने पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। आपकी तो शासन अवधि भी पूर्ण हो गई थी, फिर भी बंग विच्छेद किए बिना जाना आपको पसंद नहीं था। आप क्या समझते हैं, क्या आपकी जिद से प्रजा दुखी नहीं होती? एक आदमी को आपके कहने पर, पद न मिलने पर आप नौकरी छोड़ चले जाते हैं। अगर भारत देश की प्रजा भी यदि कहीं जा सकती, कोई जगह होती, तो देश को छोड़ न जाती। लेखक ने यहाँ इस देश की प्रजा की बेबसी को महसूस कराने का प्रयास किया है। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। आपकी जिद थी बंगाल के विभाजन की, वह आपने किया। आपको भी इसी जिद ने कम पीड़ा नहीं दी, यहाँ तक कि आप स्वयं भी उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है, क्योंकि प्रजा तो यह मानती है और जानती भी है कि दुख का समय भी एक दिन तो खत्म हो ही जाता है, यानी कि दुख का भी अंत होगा, और इसीलिए पराधीनता सहकर भी वह जीती रही। यही भारतीयों की सहनशीलता है, क्योंकि भारत भूमि कृतज्ञता की भूमि है। यहाँ कोई 4 बुरे काम करता है किंतु एक अच्छा काम करता है तो लोग उसके अच्छे काम को याद रखते हैं। इस देश के पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को देखने की तो आपकी आंखों में सामर्थ्य नहीं है। हाँ,
यहाँ की अनपढ़ और गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाता है, किंतु यहाँ की अनपढ़ प्रजा भी अपने शासकों के गुणगान गाते थकती नहीं है। और इसीलिए इस प्रजा ने नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया है। नर सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में अपनी बहुत सारे साल बिताए। वह चौकीदारी से लेकर बहुत ऊंचे पद तक काम करता रहा, किंतु जब बहुत सालों के बाद वह इस नगर से विदा हुआ तो जिस प्रकार उसने इस नगर का अभिवादन किया था वह सुनिए। आंखों में आंसू भर कर वह कहता है, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। तो जिस भूमि पर वह रहा, जहाँ उसने शासन किया, वहाँ से जाते वक्त वह ऐसी कृतज्ञता दिखाता है और प्रजा भी ऐसे राजकुमार के गीत गाया करती है। किंतु क्या इस देश से जाते समय आप भी कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। क्या आप इतनी बातें कह सकेंगे अपने संभाषण में, अपनी फेयरवेल स्पीच में? तो लोग आपके सारे दुष्कृत्यों को भूल जाएंगे और आपके गुणगान गाएंगे। पर आप में इतनी उदारता कहाँ? पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि दोनों वीडियो के माध्यम से आप पूरे पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।